हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। ये इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। मॉडर्न में हमने ईओक्यू, आरओपी एंड फिक्सिंग स्टॉक लेवल्स पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल का पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी तक हमने मॉडर्न टेक्निक्स 3 पढ़ ली हुई हैं। फर्स्ट पढ़ी थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसमें हम देखते थे कि हमको एक साल में कितने ऑर्डर करने हैं और एक ऑर्डर में हमको कितना स्टॉक मंगवाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते थे कि एक ऑर्डर कर दिया, उसका स्टॉक आउट होने वाला है, तो कितने टाइम पहले हमको रीऑर्डर करना है। ठीक है, रीऑर्डर पॉइंट हम देखते थे। थर्ड हमने देखा था फिक्सिंग स्टॉक लेवल। उसमें हम देखते थे कि इन्वेंट्री का मैक्सिमम और मिनिमम एक लेवल हम सेट कर देते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना स्टॉक होना चाहिए और मिनिमम से मिनिमम इतना होना चाहिए कि सेफ्टी कि मतलब कभी ऐसे लॉकडाउन लग गया या कुछ हो गया तो हमारे पास सेफ्टी में भी इतना स्टॉक होना चाहिए। वैसा हमने सब पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है एक बार देख लो वो लेक्चर। तो अब हम सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या देखेंगे कि एक इन्वेंट्री में जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी तो हमको किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, किसके लिए कितना कंट्रोल रखना है, वो हम इसमें टेक्निक्स देखेंगे। सो सबसे पहले एक शख्स थे विल्फ्रीडो पेरेटो। इन्होंने 80-20 रूल दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि एक नेशन की 80% वेल्थ सिर्फ 20% पॉपुलेशन के पास होगी और 80% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 20% वेल्थ होगी। वैसा ही इन्वेंट्री में भी माना जाता है एबीसी एनालिसिस में। ठीक है, इसीलिए इसको पेरेटो लॉ भी कहते हैं, एबीसी एनालिसिस को। ठीक है, इसमें माना जाता है कि कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है पर उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसके बेसिस पे 3 क्लासेस में डिवाइड की हुई हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंजप्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, यूजुअली हम 1 साल मानते हैं। तो ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास। ए क्लास होंगी जो 10% अकाउंट करेगी क्वांटिटी बट 75% करेगी इन्वेंट्री की कॉस्ट। एक्चुअली इसकी रेंज होती है लाइक 65 to 75, 10% से 20%। सो एक अगर पर्टिकुलर एक वैल्यू है उसके हिसाब से मैंने बताया। जैसे इसमें 15% क्वांटिटी है और 15% ही कॉस्ट है। कहीं पे आप इसको 20-20 भी पढ़ोगे। सो मैंने देखा है जिस बुक में मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू दी गई है ज़्यादातर बुक्स में वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट होगी सी क्लास। इसमें 75% क्वांटिटी होगी और 10% कॉस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास का। ए क्लास में वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, बी क्लास में मॉडरेट होगा, सी क्लास में लीस्ट कंट्रोल होगा। नेक्स्ट सेफ्टी स्टॉक। इसमें वेरी लो सेफ्टी स्टॉक होगा ए क्लास में, बी क्लास में मीडियम होगा। ठीक है, और सी क्लास में हाई सेफ्टी स्टॉक होगा। ठीक है, अब सेफ्टी स्टॉक होता क्या, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जैसे ये इन्वेंट्री है, इसमें ये इसका मैक्सिमम लेवल है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही हम स्टॉक लाएंगे इन्वेंट्री में। इससे ज़्यादा होगा तो होल्डिंग चार्जेस हमको ज़्यादा देने पड़ेंगे और वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम इतना होना चाहिए। और ये पॉइंट है रीऑर्डर पॉइंट, जहाँ पे हमने रीऑर्डर कर देना है। जब ये स्टॉक है कम होते होते यहाँ तक पहुँचेगा, हमने दोबारा से ऑर्डर कर देना है। रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं इसको। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसको कहते हैं लीड टाइम। जब हमने ऑर्डर किया और जो स्टॉक एक्चुअली आ रहा है हम इन्वेंट्री तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो लीड टाइम है। ठीक है, अब जो इसके नीचे है इसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, जो कि अनसर्टेनिटीज़ के लिए होता है। कहीं लॉकडाउन लग गया या फिर जो आपका स्टॉक लेके आ रहा है ट्रक, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, उस टाइम को रिकवर करने के लिए ये वाला सेफ्टी स्टॉक हो गया। ठीक है, अब जो ए क्लास की आइटम है ये काफ़ी कॉस्टली होंगी, इसलिए आपको इसमें कम से कम सेफ्टी स्टॉक रखना है। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल शॉप है जिनकी इन्वेंट्री है, वहाँ पे उन्होंने मोबाइल का स्टॉक रखा हुआ है। अब जो एप्पल आईफोन 13 मैक्स प्रो है, अब उसका वो स्टॉक कम रखेंगे। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि वो कभी कभार ही बिकेगा और मतलब इतना मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं होगी उसकी, वो एक क्लास आइटम होगी। और वहाँ पे ही अगर हम रियलमी का कोई मतलब 6000-7000 का मोबाइल है, उसको हमको हाईएस्ट सेफ्टी मतलब हाई सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कोई एक आएगा मतलब कस्टमर और वो सीधे 10 ऑर्डर भी कर सकता है। बट जो ए क्लास आइटम होगा उसका वो लिमिटेड 1 या 2 ही करेगा। ठीक है, सो इसलिए हमको सेफ्टी स्टॉक इसमें लो रखना है, इसमें मीडियम, इसमें हाई। ठीक है, ऑर्डर डिलीवरी इसकी वीकली होनी चाहिए, इसकी 1 in 3 months, इनकी 1 in 6 month। ठीक है, कंट्रोल रिपोर्ट इसकी वीकली बनेगी, इसकी मंथली, इसकी क्वार्टरली बनेगी। ठीक है, फॉलो मैक्सिमम हमने इसको फॉलो करना है कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है मतलब ए क्लास आइटम्स का। ठीक है, इन्वेंट्री में इसका पीरियोडिक होगा और इसका ऑप्शनल है, अगर करना है करो, नहीं तो नहीं करो। इसके सोर्स ऑफ सप्लाई ए क्लास आइटम के जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। बी क्लास के मतलब
2 या 2 3 इतने भी हों ठीक है, इसमें 2 ही हों वो भी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम फोरकास्ट देखें, इसकी एक्यूरेट फोरकास्ट होनी चाहिए कि अब हमें नेक्स्ट ऑर्डर कितना करना है, कितना पास्ट रिकॉर्ड देख के, ठीक है। इसमें सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड देखकर ही सफिशेंट होगा, कोई और फैक्टर्स को कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें रफ एस्टिमेट भी चलेगा सी क्लास आइटम में। परचेजिंग फंक्शन, इसमें सेंट्रलाइज परचेजिंग होनी चाहिए, इसमें सेंट्रलाइज भी हो डिसेंट्रलाइज भी हो चलेगा, और इसमें डिसेंट्रलाइज ही होती है। अब सेंट्रलाइज क्या हो गया, सेंट्रलाइज में क्या होगा, एक पर्टिकुलर आप एक ग्रुप सब बना दोगे, एक मतलब मैनेज करेगा परचेजिंग के रिलेटेड कि कितनी इन्वेंट्री आ रही है, जो मतलब जितना हमने ऑर्डर किया उतना आ रहा है, डिफेक्टिव है या नहीं है, वैसा सब वो सेंट्रलाइज परचेजिंग हो गया। अब ए क्लास आइटम में सीनियर ऑफिसर्स भी हैंडल करेंगे उसको, ठीक है, सीनियर ऑफिसर भी उस परचेजिंग में इंक्लूड होंगे। इसको हैंडल मीडियम लेवल ऑफिसर कर सकते हैं, और सी लेवल को लो लेवल स्टाफ मैनेज करेगा, ठीक है। एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। ए क्लास आइटम हमको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करनी पड़ेगी क्योंकि उसका सेफ्टी स्टॉक कम होगा, ठीक है, पर हमको ये स्मॉल नंबर में ही करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें एफर्ट्स किए जाते हैं कि जो लीड टाइम है वो कम से कम हो ए क्लास में, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की जाती है हमारी बी क्लास आइटम्स के लिए, और हम मॉडरेट एफर्ट ही करते हैं लीड टाइम रिड्यूस करने के लिए बी क्लास आइटम के लिए, और सी क्लास के लिए लीस्ट करते हैं। अब हम थोड़े एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये JKSSB JEE 2021 में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री आइटम इज एग्जामिन्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। सो जो एक्सपेंसिव फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली हाईएस्ट शिपिंग चार्जेस और लॉन्ग डिलीवरी टाइम वाली, उनको हम फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं और एफर्ट करते हैं कि उनका डिलीवरी टाइम लीड टाइम कम करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। सो CPM भी है, PERT भी है, और बार चार्ट भी है मैनेजमेंट की टेक्निक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है ABC एनालिसिस। सो ABC एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि ABC एनालिसिस के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें बोला कि ऑल आइटम्स मस्ट बी टाइटली कंट्रोल्ड, पर हमने क्या पढ़ा था कि जो ए क्लास आइटम है उसको हमने टाइटली कंट्रोल करना है कॉस्ट सेविंग के लिए, ठीक है। सो हम ऑल नहीं करेंगे, यहाँ पे ए आइटम होगा, जैसे इसमें बताया कि ए आइटम्स आर टाइटली कंट्रोल। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट गलत कौन सी हो जाएगी, सी स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है क्लासिफाइंग आइटम इन A, B एंड C कैटेगरीज फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज डन बाय अरेंजिंग आइटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल यूसेज वैल्यू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ABC एनालिसिस एज एन इनपुट रिक्वायर्स एनुअल यूसेज एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम, कॉस्ट एंड क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम, क्रिटिकलिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड एनुअल यूसेज ऑफ आइटम्स। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। हमको एनुअल यूसेज और कॉस्ट ऑफ आइटम रिक्वायर होती है ABC एनालिसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन ABC एनालिसिस A आइटम्स रिक्वायर्स, सो हमने जैसा कि पीछे पढ़ा कि A आइटम्स को लो सेफ्टी स्टॉक चाहिए होता है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक आ गई VED एनालिसिस। VED की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल। इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिटिकलिटी पे क्लासीफाई करते हैं आइटम्स को। सबसे क्रिटिकल आइटम होती है वाइटल। इसमें क्या कि अगर ये ना हो तो हमारा सिस्टम ठप पड़ जाएगा, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उससे थोड़ी कम क्रिटिकल आ गई एसेंशियल। इसकी वजह से सिस्टम तो ठप नहीं पड़ेगा बट हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। और डिज़ायरेबल से ना ही सिस्टम ठप पड़ेगा ना ही एफिशिएंसी कम होगी, बस अगर वो हो तो उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हमको ही कंफर्ट होगा, इसलिए डिज़ायरेबल वो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ गई इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक SDE। SDE की फुल फॉर्म है स्केयर्स, डिफ़िकल्ट एंड ईजी। स्केयर्स हो गई जो काफ़ी रेयर, काफ़ी अनकॉमन, काफ़ी डिफ़िकल्टी से मिलती है, ठीक है। एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट हो गई, वो हो गई स्केयर्स। फिर इस पे हम सबसे हाईएस्ट कंट्रोल रखते हैं क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी से मिलती है। उससे मीडियम कंट्रोल रखते हैं हम डिफ़िकल्ट पे, और सबसे लीस्ट कंट्रोल रखते हैं हम ईजिली अवेलेबल पे, ठीक है। उसके बाद आ गई FS&D। FS&D की फुल फॉर्म क्या है, F से फास्ट मूविंग, S से स्लो मूविंग, N से नॉन मूविंग एंड D से डेड, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ठीक है, वो फास्ट मूविंग में हो गई, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है।
और जो एक टाइप से ऑब्सोलीट हो गई है वो हो गई डेड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया XYZ एनालिसिस। ये ABC एनालिसिस की तरह ही होगा, बट इसमें क्या है कि जो X है उसमें सबसे कम वेरिएशन होगी, ठीक है, उसकी डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो राइस है उसकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो खाना ही खाना है सबने, और वहाँ पे ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी या कुछ और की वो कम ज़्यादा हो सकती है, या मतलब कोई भी और प्रोडक्ट है जो ओकेजनली हो सकता है वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट उस एक्स में कौन से होंगे जिनकी सबसे कम वेरिएशन होगी, वाई होगी जिनकी वेरिएशन होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, फ्लक्चुएशन बीच बीच में होगी, बट इसका हम फोरकास्ट करना मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। एक्स वाली का हम काफ़ी इजीली पास डेटा से हम कर सकते हैं उसका फोरकास्ट, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी हमको फोरकास्ट करने के लिए, इम्पॉसिबल होगा नियरली, ठीक है, जेड के लिए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वेरिएशन होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको A/C और XYZ को इकट्ठा बना दें तो AX क्लास कौन सी होगी, A से क्या थी जिसकी हाईएस्ट कंजप्शन वैल्यू है, और X क्या है जिसकी बिल्कुल मतलब वेरिएशन नहीं है, जिसकी इवन डिमांड है, ठीक है। AX क्लास कौन सी होगी जिसकी कंजप्शन वैल्यू भी ज़्यादा है और डिमांड भी इवन है, और इसका फोरकास्ट भी काफ़ी ईजिली अवेलेबल होगा, ठीक है। वैसे ही AY BX, ठीक है, हम रिलेट कर सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट आ गई GOLF। इसकी फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट कंट्रोल सप्लाईज, ओपन मार्केट सप्लाईज, लोकल सप्लाईज और फॉरेन मार्केट सप्लाईज, ठीक है। इसमें हम डिफाइन करते हैं आइटम्स को कि मतलब उनमें लीड टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक, उस बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेन मार्केट सप्लाईज़ के लिए लीड टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको काफ़ी कस्टम ड्यूटी वगैरह काफ़ी जगह से होकर घूमना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा हमारा मतलब सप्लायर वगैरह है उस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया SOS। इसमें हम डिफाइन करते हैं सीजनल और ऑफ सीजनल के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ये तब यूज़ होती थी जब मॉडर्न टेक्निक्स नहीं आई थी, जो ऊपर तक थी ये मॉडर्न टेक्निक्स थी, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो EOQ है और एक ABC एनालिसिस है, ठीक है। बाकियों का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, बट वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले एक इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो है। सिंपली आपने इसमें एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो टर्नओवर है एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, मतलब जितना उन्होंने सामान बेचा उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। ये एक आपने याद रखना है। इसमें हम क्या करते थे, फार्मूलाज के बेसिस पे हम इन्वेंट्री का डिसाइड करते थे कितना सामान रखना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टू बिन मेथड। इसमें क्या होता था कि हम एक दो कंटेनर्स बनाते थे, ठीक है, एक बिन बना देते हैं, एक में हम दोनों में सामान डालते थे, इन्वेंट्री जो हमारा स्टॉक था, ठीक है। एक से हम पहले यूज़ करते थे एक को, ठीक है। जब वो ख़त्म होने वाला हो गया, मतलब नियरली बॉटम तक पहुंच गया उसका ख़त्म होने वाला सामान, फिर हम रीऑर्डर कर देंगे, ठीक है, मंगवा लेंगे, और जो दूसरा बिन है उसमें से हम यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें पूरा स्टॉक ऊपर तक है कंटेनर का, जब ये मतलब इस ऑर्डर तक पहुंच गया, अब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो हम रीऑर्डर कर देंगे। उसके बाद जब रीऑर्डर कर दिया तो जो लीड टाइम है उसमें जो स्टॉक यूज़ होगा वो यहाँ तक हो जाएगा, और एक थोड़ा हम सेफ्टी स्टॉक जो होता है, बफर स्टॉक, वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बाकी जो ये ट्रेडिशनल थे ये इतने इफेक्टिव नहीं थे, ठीक है, इसमें काफ़ी रिस्क होता था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता था कि हर एक रिसिप्ट के बाद हम रिकॉर्ड करते थे, चेक करते थे कि स्टोर बैलेंस कितना है स्टॉक का, ठीक है। और इसमें इसको हम और क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्टॉक चेकिंग मेथड, ठीक है। इसमें हम चेक कैसे करते थे, जो बिन होते थे उसके ऊपर एक अटैच कर देते थे कार्ड, ठीक है, बिन कार्ड कहते थे जिसको, ठीक है, उस और हम स्टॉक चेक करते रहते थे। बिन कार्ड से हमको पता लग जाता है कि बिन के अंदर कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, कब उसमें मटेरियल आया, कब उससे हमने निकाला हुआ है, ठीक है, उस तरह का सब मतलब मॉनिटर हो जाता था, बिन के ऊपर सब डेटा मिल जाता था हमको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पीरियोडिक ऑर्डर सिस्टम। इसमें क्या होता था, हम इन्वेंट्री के स्टॉक लेवल को चेक करते थे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद। वो वीकली भी हो सकता, फोर्टनाइट मतलब कि 2 हफ्ते बाद भी हो सकता, मंथली भी हो सकता, क्वार्टरली भी हो सकता था, ठीक है। डिपेंड करता था कि कितना क्रिटिकल आइटम है, जितनी ज़्यादा क्रिटिकल होगी उतना हम शॉर्ट पीरियड के बाद उसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि क्रिटिकल आइटम्स को शॉर्ट रिव्यू साइकिल चाहिए, और जो दूसरी होंगी नॉन क्रिटिकल उनको
ज़्यादा टाइम के बाद भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये थी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है। सबसे पहले EOQ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद ABC एनालिसिस इम्पॉर्टेंट, उसके बाद एक ब्रेक इवन एनालिसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ी कॉस्ट पता होनी चाहिए। एक तो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो चाहे प्रोडक्शन हो रही है चाहे नहीं हो रही है, ये हमको देनी देनी है। जैसे रेंट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, सैलरीज हो गई, ठीक है, ये हमने देनी देनी है चाहे प्रोडक्शन हो रही है चाहे नहीं हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, ये डिपेंड करती है कि मतलब कितने नंबर ऑफ़ यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सोल्ड कर रहे हैं उस पर, मतलब कोई ब्रोकरेज हो गई, कमीशन हो गई, ठीक है, वो सब। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, पूरी की टोटल कॉस्ट। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने देनी देनी है, और दूसरी हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हो गई टोटल कॉस्ट। फोर्थ आ गई टोटल रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या कि जो यूनिट है उसको बेच के हमको कितने मिलेंगे, एक यूनिट का जितना चार्ज है इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स जितने हमने सोल्ड किए या फिर परचेज किए, प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब क्या है कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट, ये इतनी हो गई फिक्स कॉस्ट, इतनी हमने देनी देनी है चाहे प्रोडक्शन हो नहीं हो। अब अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो ये लाइन भी जो ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है ये ज़ीरो हो जाएगी और ये दोनों एक ही लाइन बन जाएंगी। बट जब प्रोडक्शन हो रही है कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी है, ठीक है, तो ये जो कंबाइंड कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट स्लोप होगी टोटल कॉस्ट वो ये आ गई। ठीक है, अब जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, ये आ गई सेल या फिर कॉस्ट, और ये आ गई यूनिट्स। जितने हमने यूनिट बने उतनी हमको मतलब ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा हम यूनिट बेचेंगे, इतने यूनिट बेचेंगे तो इतनी कॉस्ट होगी। ठीक है, इतना हमने रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट तक क्या है कि इतने यूनिट्स अगर हमने बेच दिए, ठीक है, इतने यूनिट्स अगर हमने बेच दिए तो हमको ना ही प्रॉफिट हो रहा होगा ना ही लॉस हो रहा होगा। इस पर्टिकुलर इतने यूनिट से अगर हमने कम बेचे, यहाँ तक इतने बेचे, तो हमको लॉस हो रहा होगा, और अगर हमने इतने बेच दिए तो हमको प्रॉफिट हो रहा होगा इतना। ठीक है, मतलब इतना इन द सेंस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इतना हमको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट इतनी कॉस्ट का। ठीक है, अब हमको अगर हमने यूनिट्स निकालने होंगे, कितने यूनिट्स निकालेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन हो जाएगी। सबसे पहले तो इस पॉइंट पे क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इक्वल कर दिए। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, जो हमने पीछे पढ़ा यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, एक तो फिक्स कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, फिक्स कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। और रेवेन्यू कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड और एक यूनिट कितने का है। ठीक है, अब इनको जब हम एन को कॉमन लाएंगे तो ये FC डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू VC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, एन कट गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन P माइनस VC। P क्या है, P है कि कितने का एक यूनिट बेचा हमने, VC हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। सो ये एक फार्मूला बन गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे EOC का फार्मूला है वैसे इसका भी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के साथ ही बताता हूँ, जैसे कि FP मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट है जो, ठीक है, फिक्स प्राइस है, वो जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही BEP पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे ये यहाँ पे है ये पॉइंट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट यहाँ तक पहुँच गई और एक वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर हो जाएगी, फिर ये इस तरह का बनेगा। तो पहले BEP यहाँ पे था, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे था, अब ये आगे बढ़ के यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जैसे जैसे फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे BEP भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी वैसे ही BEP बनेगा, BEP भी बढ़ेगा। ठीक है, ये आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। अब समझ लो कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, सो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी तो BEP पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जैसे जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ेगा BEP कम होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कौन सी है, ये कर्व है। ठीक है, ये जैसे जैसे सेलिंग मतलब एक यूनिट का ज़्यादा अब चार्जेस होंगे तो ये इस तरह से बनेगी ऊपर कर्व। तो BEP पॉइंट पहले यहाँ था, अब BEP पॉइंट यहाँ नीचे बन जाएगा, तो BEP पॉइंट कम होगा। जैसे जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ेगा BEP पॉइंट कम होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम थोड़े ब्रेक इवन पॉइंट पे MCQ कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट शो क्या करता है हमको, सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, समझ रहे हो, अब पता होना चाहिए, मतलब पता लग गया होना चाहिए कि यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है,
टोटल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू या फिर टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट इज ड्रॉन बिटवीन, इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स ये वाले, और यहाँ पे हो गया सेल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो क्या हो गया, रेशो हो जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट सेल्स। ठीक है, और ये ज़ीरो हो जाएगी जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज़ एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 12,000 टॉयज इफ़ द फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹1 लाख पर ईयर, वेरिएबल कॉस्ट 20 पर यूनिट और सेलिंग प्राइस 40 पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे मतलब कितनी क्वांटिटी होगी, मतलब कितनी क्वांटिटी हमने बेच दी, तो हमको लगेगा कि अभी हमको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1 लाख पर ईयर। ठीक है, 1 लाख, और पी हमारे पास क्या है 20, सॉरी पी है हमारे पास 40 और वेरिएबल कॉस्ट है 20, ये आ जाएगा 20 हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 सो हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 5,000। जब हमने 5,000 टॉय बेच दिए होंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो हमको ना ही प्रॉफिट हो रहा होगा ना ही लॉस हो रहा होगा। जब हम 6,000 बेच लेंगे तो हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर हम 4,000 बेचे हैं तो हमको लॉस हो रहा होगा, और 5,000 पे हमको ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके लिए अभी के लिए इतना ही बड़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े MCQ और लेके आऊँगा इन्वेंट्री से रिलेटेड। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है इन्वेंट्री से, आप कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं ट्राई करूँगा वो नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर दूँ। उसके बाद हम क्वालिटी के रिलेटेड पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।